Good morning to everyone. In this today online session, we will discuss about the MEL. आज का जो हमारा ऑनलाइन सेशन रहेगा इसमें हम MEL के बारे में डिस्कस करेंगे और एक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारा मॉड्यूल 10 का है उसके ऊपर भी एक सेशन मैंने रिकॉर्ड किया था और वो मैंने अपने जो चैनल अपने नाम पे बनाया हुआ है उस पर भी मैंने उसको डाला हुआ है। अगर किसी कैंडिडेट ने अगर उस चीज़ को नहीं देखा है तो आप लोग उस चीज़ को वहाँ से देख सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। MEL को जानने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा, आप इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। CRs के बारे में एक बेसिक चीज़ है बट वी मस्ट हैव द आइडिया। इफ़ वी विल टॉक अबाउट द CR, देयर आर द टोटल 11 सेक्शंस। हमारे जो CR है उनके टोटल 11 सेक्शंस है, बिकॉज जितने भी लोग एविएशन पे काम कर रहे हैं, इफ़ वी विल टॉक अबाउट द एयरक्राफ्ट इंजीनियर, ही हैव द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड इफ़ वी विल टॉक अबाउट द पायलट, then he have the different responsibilities, and if we will talk about the cabin crew member, they also have the different responsibilities. तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आती है कि जो रेगुलेशंस हमारे पायलट पढ़ेगा और जो रेगुलेशंस हमारा इंजीनियर पढ़ेगा और जो रेगुलेशन हमारे केबिन क्रू मेंबर्स पढ़ेंगे वो डिफरेंट होंगे। कुछ चीज़ें मैच कर सकती है, बट अगर हम डिटेल में डेप्थ की बात करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो सेक्शन होगा दैट विल बी द डिफरेंट। सो आज के बाद अगर आपको कोई भी पूछे सिविल एविएशन इंडस्ट्री में तो आपको ध्यान रखना है कि देयर आर द टोटल 11 सेक्शन इन द CR। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टोटल 11 के 11 सेक्शन को याद करिए, but I will suggest you please remember the name of the two sections. Means I am talking about the section 1, that is the general, and I am also talking about the section 2, that is the airworthiness, because only these two sections are applicable for the aircraft maintenance engineer. Means हमारा जो कंक्लूजन है ये निकला कि जो हमारा CR है वहाँ पे टोटल 11 सेक्शन है। पायलट के कैंडिडेट्स जो होंगे वो डिफरेंट सेक्शन को रीड करेंगे, केबिन क्रू मेंबर के जो कैंडिडेट होंगे वो डिफरेंट सेक्शन को रीड करेंगे, और अगर हम इंजीनियर की बात करेंगे देन दे हैव टू रिफ़र द सेक्शन 1 एंड द सेक्शन 2। और इनिशियली जिस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जिस टाइम पे मैं स्टूडेंट्स था, उस टाइम पे जो हमारा सेक्शन 1 है दैट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एमी कैंडिडेट। कुछ ईयर पहले सेक्शन 1 भी हमारे लिए एप्लीकेबल हो गया है इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। सो इफ़ इन द मॉड्यूलर पैटर्न, सो इफ़ इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ द एमी मॉड्यूलर, इफ इट इज़ आस्क्ड which of the following section of the CR is applicable for the ME candidate, then answer will be the section 1 and the section 2. But if I will use the word which of the following section of the CR was initially applicable to the ME, here I am using the word initially, then answer will be the section 2. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इनिशियली ओनली सेक्शन 2 ही हमारे ऊपर एप्लीकेबल था, और आज की डेट में हमारे लिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों ही एप्लीकेबल है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसका हमारा काफ़ी यूज होगा आने वाली सीरीज़ों में, ये चीज़ें हमारे काफ़ी काम आएंगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द MEL। MEL की हेडिंग यहाँ पे MEL के बारे में 5 to 6 पॉइंट मेरी स्क्रीन पे आपको शेयर हो रहे होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन MEL से आ सकता है इन द मॉड्यूलर सिस्टम, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग CR
इज रिलेटेड टू द MEL, या आपको बोल सकता है कि टोटल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द MEL, या आपको पूछ सकता है प्रोविज़न फॉर फ्रेमिंग द MEL, या आपको पूछ सकता है कि हाउ द ऑपरेटर विल यूज़ द MEL, या आपको पूछ सकता है कि हाउ द ऑपरेटर विल प्रिपेयर द MEL। कुछ भी स्टेप से आपको पूछेगा और बोलेगा कि दीज रिक्वायरमेंट्स आर गिवन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग CR। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में वो बोलेगा कि द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेमिंग द MEL is given in the which of the following CR, and first option will be the section 3 series B part 1, and next option will be the section 4 series C, next will be the section 5 series E part 1, and fourth will be the none। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में सेक्शन 3 सीरीज B पार्ट 1 को टिक कर देते हैं, बट हमें ऐसा गलती नहीं करना है कि जब भी हम किसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे अपेयर हो रहे हैं तो हमें उसके सेक्शन को भी ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सेक्शन के बारे में पढ़ाया। इसीलिए अगर MEL से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे पूछे, देन यू हैव टू आंसर द रिक्वायरमेंट फॉर द MEL इज गिवन इन द कार सेक्शन 2 सीरीज B पार्ट 1। नंबर 1 थिंग, एक चीज़, और ये चीज़ें आई भी हैं और आती भी हैं और हम उसको रॉन्ग भी करते हैं जल्दबाजी में, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आज हम समझते हैं कि MEL है क्या चीज़, और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, और जितनी भी चीज़ें मैं उनको बोलूँगा यहाँ पे, उन चीज़ों को आप नोट डाउन ज़रूर करना, और जो भी डाउट्स रहेंगे आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं, बट कहीं भी चीज़ को स्किप मत करना, चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाना, जिससे आपको बहुत ईजीनेस रहेगा। और अगर आपको कोई भी क्यूरी रहेगा, कोई भी डाउट अगर रहेगा, तो आप डेफिनेटली मेरे को पूछ लेगा। तो टॉपिक से पहला चीज़ हमने सीखा कि MEL के बारे में कौन सी सीरीज में दे के रखा हुआ है। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द MEL। पॉइंट नंबर 1, MEL contains the list of the items which are in the defective condition but are not affecting the safety of the aircraft। जो हमारा MEL है वो एक लिस्ट है, एक डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स के नाम है, एंड दीज कंपोनेंट आर इन द डिफेक्टिव कंडीशन एंड दीज कंपोनेंट विल नॉट अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट। मीन्स अगर महेश ने MEL बना के रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि महेश ने एक लिस्ट बना के रखा हुआ है, और उस लिस्ट के अंदर क्या है, कुछ कंपोनेंट के नाम है, और वो डिफेक्टिव कंपोनेंट है, एंड दीज कंपोनेंट विल नॉट अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो क्वेश्चन मॉड्यूलर सिस्टम पे कैसे आ सकता है, आप उस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन रहेगा कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, एंड फर्स्ट ऑप्शन विल बी इफ देयर इज एनी डिफेक्ट ऑन द एयरक्राफ्ट यू कैनॉट फ्लाई द एयरक्राफ्ट। वो बोल रहा है कि हाँ, आप जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है, और आपको बोल रहा है कि अगर आपके एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, देन यू कैनॉट फ्लाई द एयरक्राफ्ट। और मैक्सिमम कैंडिडेट इसी पे टिक करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम ऑन द एयरक्राफ्ट हाउ कैन वी फ्लाई द एयरक्राफ्ट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन विल बी द इफ देयर इज द एनी डिफेक्ट ऑन द एयरक्राफ्ट then we can fly the aircraft in the shut-in condition, and this is the exactly right answer. If there is any defect on the aircraft, you can fly the aircraft in the shut-in condition. This is the 100% correct answer, because that shut-in condition is that defective component must be covered by the MEL। तो आप अपने दिमाग से एक चीज़ को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। जनरली हो सकता है कि आज तक आप यही सोच रहे होंगे कि अगर एयरक्राफ्ट के किसी कंपोनेंट पे प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं। इफ देयर इज एनी डिफेक्ट ऑन द एयरक्राफ्ट, तब भी हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ महेश वॉज वॉकिंग एट द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट and if there was any defect on the aircraft, first I have to ensure either that defect is being covered by the MEL
or not being covered by the MEL. If that defect is being covered by the MEL, then Mahesh will certify the aircraft. डिफेक्ट है लेकिन मुझे मालूम है कि वो MEL में आ रहा है, तो मैं उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकता हूँ, मैं उसको सर्टिफाई कर सकता हूँ. लेकिन अगर वो डिफेक्ट MEL में नहीं आएगा तो हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर सकते. सो फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 1 यू हैव टू नोट डाउन व्हाट इज द MEL. नंबर 2 मैंने आपको बताया मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट वाला, तो आपको याद रखना है उस चीज़ को. या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला ऑप्शन MMEL इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द DGCA, MEL इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द RO, इस टाइप से. तो आपको ध्यान रखना है कि MEL एक लिस्ट है, उसको कौन प्रिपेयर करेगा, कौन अप्रूव करेगा, हम बाद में देखेंगे. फिलहाल अभी के लिए आपको याद रखना है कि MEL एक लिस्ट है जिसके अंदर डिफेक्टिव कंपोनेंट्स के नेम है, और वो ऐसे कंपोनेंट्स है विच आर नॉट अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट. या मैं आपको भी बोलूँगा मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MEL. फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोलूँगा दिस इज द लिस्ट ऑफ द आइटम्स विच आर इन द डिफेक्टिव कंडीशन but are affecting the safety of the component, या but are affecting the safety of the aircraft. तो हमें बिल्कुल से ध्यान रखना है. मैंने बोला कि MEL में कंपोनेंट्स के नाम है जो डिफेक्टिव है और जो ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट कर रहे हैं. बट अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग होगा. MEL में कंपोनेंट्स के नाम है जो डिफेक्टिव है बट विच इज़ नॉट अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट. इसीलिए कभी भी हम अगर हम मॉड्यूलर पैटर्न में बैठेंगे तो हमें ऑप्शनों को बहुत ध्यान से देखना है कि कहाँ पे नॉट लिखा है, कहाँ पे नॉट नहीं लिखा हुआ है, चीज़ों को हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट, MEL स्टैंड्स फॉर द मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट. एकदम बेसिक चीज़ है, हो सकता है आपको कोई पूछे या आपको पहले से भी मालूम होगा कि जो हमारा MEL है उसका फुल फॉर्म है मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट. नंबर 3, MEL इज ऑल्सो नोन एज ए डेफिशिएंसी लिस्ट. आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा MEL है उसको हम डेफिशिएंसी लिस्ट भी बोल सकते हैं. इट मीन जहाँ पे आज तक आपने पढ़ा हुआ है कि MEL इज अप्रूव बाय दैट अथॉरिटी एंड MEL हैव द दीज कैटेगरी ऑफ द आइटम्स, या जो भी चीज़ हमने पढ़ा है वहाँ पे हम डेफिशिएंसी लिस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं. कभी कभी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और पूछता है कि डेफिशिएंसी लिस्ट या डेफिशिएंसी लिस्ट आइटम्स आर कवर्ड इनटू द 4 कैटेगरीज. मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे लोग उसको रॉन्ग करते हैं, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सारे लोग उस पर कन्फ्यूज होते हैं, बट कुछ लोग उस पर थोड़ा सा मतलब कि वो हो जाते हैं, सोचने लगते हैं. उनको डेफिशिएंसी लिस्ट वर्ड क्योंकि वो लोग काफ़ी कम यूज़ करते हैं, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा उसमें डाउट में चले जाते हैं. तो आपको ध्यान रखना आज के बाद कि जो हमारा MEL है उसको हम डेफिशिएंसी लिस्ट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन, जो हमारा MEL है वो बनाएगा कौन? ये बहुत बार मॉड्यूलर पैटर्न पे पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है MEL विल बी प्रिपेयर्ड बाय द शेड्यूल ऑपरेटर, दिस विल बी प्रिपेयर्ड बाय द नॉन शेड्यूल ऑपरेटर, एज वेल एज दिस विल बी प्रिपेयर्ड बाय द जनरल एविएशन ऑपरेटर. तो आपको 2 तरीके से पूछ सकता है. नंबर 1, हु विल प्रिपेयर द MEL, या आपको बोलेगा कि MEL जो है उसका एप्लीकेबिलिटी जो है वो कौन से ऑपरेटर के लिए है. देन यू हैव टू आंसर दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर द शेड्यूल ऑपरेटर, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर द नॉन शेड्यूल ऑपरेटर एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर द जनरल एविएशन ऑपरेटर. सारे लोग बनाएंगे इसको MEL को, जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिए. नंबर 5, MEL इज बेस्ड ऑन द MMEL. ये चीज़ को आपको बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करना है. क्यों रॉन्ग नहीं करना है? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं हमें लगता है कोई बेस्ड तो था, और अगर मॉड्यूलर में आता है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MMEL या रिगार्डिंग द MEL या समथिंग कुछ लिख के आता है, या नॉर्मली लिख के आता है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, और उसमें एक ऑप्शन रहता है कि MMEL इज बेस्ड ऑन द MEL.
और बहुत सारे लोग उसको जल्दी से चूज करते हैं और मार्किंग काउंट करने लगते हैं कि मुझे 1 मार्क्स तो इस पर कन्फर्म है, बट वो चीज़ रॉन्ग है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि भाई मैं ऐश्वर्या राय को पसंद करता हूँ, बट वो मेरे को भी लाइक करे वैसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि मैं किसी चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ भी मेरे पीछे आए ऐसा कंपलसरी नहीं है। माई मीन टू से इज़ दैट here the MEL is based on the MMEL, but MMEL is not based on the MEL. जो हमारा MEL है वो MMEL पे बेस्ड है। हम MMEL को देख के MEL बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो हमारा MMEL है वो MEL पे बेस्ड है तो चीज़ रॉन्ग है। प्लीज़ नोट डाउन माई वर्ड, MEL is based on the MMEL, but MMEL is not based on the MEL. Next one, MMEL stand for the Master Minimum Equipment List. ध्यान रखना आपको, जो हमारा MMEL है उसका नेक्स्ट नाम है मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। कभी कभी मास्टर की जगह मैन्युफैक्चरर लिख देता है एग्जाम में, मॉड्यूल एग्जाम पे, तो आपको याद रखना है कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, दैट इज द मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। तो ध्यान रखना हमको, जो हमारा MMEL है उसका फुल फॉर्म है मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। आई होप कि यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरीज। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी दिक्कत है, उनको मैं दूर करूँगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे अब जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। जितनी भी चीज़ें बोलूँगा, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कराऊँगा, उसके बाहर से मॉड्यूलर पैटर्न पे कुछ भी नहीं आएगा। सब जगह का कंक्लूजन करके बताऊँगा कि मैं कोई चीज़ अगर ऐसी है कि विच वी आर डिस्कसिंग इन द वॉल्यूम, और वो चीज़ अगर कार 145 में कुछ और दे के रखा हुआ है, और अगर कोई अनदर कार M में कुछ और दे के रखा हुआ है, और कार 147 में कुछ और दे के रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सीरीज़ B को ध्यान से पढ़ेंगे, वहाँ पे DGCA ने एक जगह पे लिखा हुआ है कि MEL इज़ अप्रूव्ड बाय द DGCA, और एक जगह पे लिखा है कि MEL इज़ अप्रूव्ड बाय द RAO। या हम सीरीज़ F को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे लिख रखा है कि स्पेशल फ्लाइट परमिशन इज इशूड बाय द RAO, और एक जगह पे लिखा है कि स्पेशल फ्लाइट परमिशन इज ग्रांटेड बाय द DGCA। तो इन चीज़ों पे क्या डिफरेंस है, और कोई चीज़ अगर CR में अलग अलग बुक पे सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, वो चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट आपको चीज़ों को ध्यान से नोट डाउन करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट 7 की मैं बात करूँगा। MMEL इज इशूड बाय और प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट ऑफ डिज़ाइन ऑब्लिक द मैन्युफैक्चरर। हो सकता है आपको मॉड्यूलर सिस्टम पे पूछे कि जो हमारा MMEL है उसको कौन बनाएगा या उसको कौन इशू करेगा। दे कैन यूज द वर्ड इशू एंड दे कैन यूज द वर्ड प्रिपेयर आल्सो, एंड इन द बोथ केस द आंसर विल बी द स्टेट ऑफ डिज़ाइन ऑब्लिक द मैन्युफैक्चरर। जो हमारा MMEL है उसको इशू करना, उसको बनाना, उसको प्रिपेयर करना, ये मैन्युफैक्चरर या स्टेट ऑफ डिज़ाइन का वर्क है। बट इफ़ वी विल आस्क अबाउट द MEL, दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑपरेटर। बिल्कुल अलग चीज़ है, कन्फ्यूज़न का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारा MEL है, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑपरेटर। But if we will talk about the master minimum equipment list, that will be prepared by the manufacturer, or that may be designed by the state of the design. अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? अगर हम चाहें उस पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड इन द DGCA and working or having the principal place of the business into the country. मैं बोल रहा हूँ कि कोई इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, वो DGCA में रजिस्टर्ड है और
वो इंडिया में ही उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एंड दे आर इम्पोर्टिंग द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्री। कोई भी मानो मैं इंडिगो की बात करूँ, गो एयरवेज की बात करूँ, मैं विस्तारा की बात करूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक एयरलाइन है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया में ही काम कर रहे हैं, और उस एयरलाइन ने एक एयरक्राफ्ट को इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर से एयरक्राफ्ट को हमने इंपोर्ट किया है, हम अपनी कंट्री में लेके आए हैं। सपोज करो कि हम उसको अमेरिका से लेके आए हैं, देन क्वेश्चन में बी आस्क्ड MEL फॉर दैट एयरक्राफ्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा MEL है फॉर दैट एयरक्राफ्ट दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द इंडिगो एयरवेज इफ दैट एयरक्राफ्ट बिलोंग टू द इंडिगो एयरलाइन। अगर इंडिगो का एयरक्राफ्ट है उसका जो MEL है वो इंडिगो बनाएगा, अगर वो गो एयरवेज का एयरक्राफ्ट है उसका जो MEL है दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द गो एयरवेज। इफ द एयरक्राफ्ट बिलोंग्स टू द एयर इंडिया then the MEL for the aircraft will be prepared by the Air India, but the MMEL for all the airlines, मानो तीनों ने एयरक्राफ्ट खरीदा, लेकिन जो उनका MMEL होगा वो फॉरेन का अथॉरिटी बनाएगा, उसको कॉमन अथॉरिटी बनाएगा जिसने उस एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया हुआ है। तो आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है कि हमारे एयरक्राफ्ट का जो MEL है वो खुद एयरलाइन बना रहा है, खुद ऑपरेटर बना रहा है, खुद ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। बट अगर हम MMEL की बात करें, जिस कंट्री से हम एयरक्राफ्ट को लेके आ रहे हैं वो कंट्री, या हम उसको बोल सकते हैं स्टेट ऑफ द डिज़ाइन, या हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर कंट्री उस चीज़ को बना के दे रहा है। कोई भी अगर दिक्कत रहे तो आप मेरे को अपने डाउट्स को ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट रूल पॉइंट नंबर 9 को मैं डिस्कस करूँगा। रूल 60 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल 1937 is related to the maintenance standard and the certification। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा रूल 60 है that is related to the maintenance standard as well as that is related to the certification standard। जनरली सारे लोग याद रख लेते हैं कि रूल 60 is related to the maintenance standard, but you have to note down rule 60 is also related to the certification standard। प्रॉब्लम कहाँ होता है? Suppose in the modular system, the question is asked, rule 60 is related to, and first option is the certification standard, and next option is the weight and balance control of the aircraft, and third option is related to the test flight of the aircraft, and fourth option is the none of the above answer, then maximum candidate will go with the none of the above, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारा rule 60 है that is related to the maintenance standard, but now you have to note down rule 60 is related to the maintenance standard as well as this is related to the certification से related भी है। जनरली लोग सिर्फ मेंटेनेंस वर्ड ही याद रखते हैं, बट आज के बाद हमको याद रखना है जो हमारा रूल 60 है that is related to the maintenance standard as well as that is related to the certification of the aircraft। ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 10, रूल 60 सब रूल 5 जो मैंने विद इन ब्रैकेट लिखा है उसको हम सब रूल बोलते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आएगी वो सब रूल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ब्रैकेट के बाहर 5 लिखा और ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा मीन्स सब रूल 2 ऑफ द रूल 5। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज जाएगी वो सब रूल है। सो हेयर रूल 60 सब रूल 5 of the aircraft rule 1937 states, इसने बताया रूल 60 सब रूल 5 ने बोला कि if there is the any defect on the aircraft and if that defect is being covered by the MEL then you can fly the aircraft, and if that defect is not being covered by the MEL then you cannot fly the aircraft। तो रूल 60 सब रूल 5 से आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, rule 60 sub rule 5 is stating that if there is any defect on the aircraft and if that defect is being covered by the MEL, एयरक्राफ्ट में दिक्कत है लेकिन वो जो प्रॉब्लम है, जो डिफेक्ट है कंपोनेंट पे, वो डिफेक्ट वो कंपोनेंट हमारा MEL में आ रहा है तो हम उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हैं। ये रूल 60 सब रूल 5 ने बोला।
और रूल 60 सब रूल 5 ने ही ये चीज़ भी बोला कि एयरक्राफ्ट पे प्रॉब्लम है, किसी कंपोनेंट पे डिफेक्ट है, एंड इफ दैट डिफेक्ट इज नॉट बीइंग कवर्ड बाय द MEL यू कैन नॉट फ्लाई द एयरक्राफ्ट। तो पूछेगा आपको कि रूल 60 सब रूल 5 क्या बोलता है, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा आपको महेश वॉज द इंजीनियर फॉर द स्पाइस जेट एयरवेज, या वो बोल रहा है आपको कि महेश वॉज द इंजीनियर फॉर द इंडिगो एयरवेज and there was the defect on the aircraft and Mahesh have certified the aircraft for the flying according to which of the following rule। वो बोल रहे कि महेश इंजीनियर है और एक एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम था, किसी कंपोनेंट पे डिफेक्ट था, बट फिर भी महेश ने उस एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कर दिया। किस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होगा? तो आपको याद रखना है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल 60 सब रूल 5। मीन्स अगर आपको बोले कि एमी कैन सर्टिफाई द एयरक्राफ्ट विद द डिफेक्टिव कंपोनेंट, दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल 1937, देन आंसर विल बी द रूल 60 सब रूल 5। या आपको बोले कि यू आर सर्टिफाइंग द एयरक्राफ्ट with the components including into the MEL, then according to the which of the following rule, then this will be the rule 60 sub rule 5। रूल 60 सब रूल 5 ने हमें पावर दिया भाई आप MEL में डालिए, उसी ने पावर दिया है कि भाई अगर कंपोनेंट एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं कर रहा है आप उसको MEL में नहीं डाल सकते हैं। अगर कंपोनेंट एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट कर रहा है, इफ इट इज अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो आप उसको MEL में नहीं डाल सकते। और रूल 60 सब रूल 5 ने ही बोला है कि जो हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा डिफेक्ट है, अगर वो एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको MEL में डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, MEL इज प्रिपेयर फॉर द यूज एंड द गाइडेंस ऑफ द फ्लाइट एंड द ग्राउंड ऑपरेशनल पर्सनल। पूछता है, कभी हो सकता आपको पूछा जाए कि MEL इज प्रिपेयर फॉर द यूज ऑफ द एमी, फॉर द गाइडेंस ऑफ द एमी, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आइदर इट इज द यूज और आइदर इज द गाइडेंस। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस विल बी फॉर द यूज एंड दिस विल बी फॉर द गाइडेंस also, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर द पायलट also, एंड दिस विल बी फॉर द यूज एंड द गाइडेंस ऑफ द एमी also। तो 11 से 4 पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, MEL is prepared for the use. Number 2, MEL is prepared for the guidance, and MEL will be equally applicable. It will be applicable. It will be equally useful for the guidance and for the use of the engineer and for the use and guidance of the flying members. तो जो हमारा MEL है वो हमारे यूज, वो हमारे गाइडेंस और एमी प्लस पायलट्स, जो हमारे ग्राउंड ऑपरेशनल पर्सनल्स है या जो हमारे फ्लाइंग ऑपरेशनल पर्सनल है, उन दोनों ही लोगों के लिए है। तो इस टाइप से छोटी छोटी चीज़ें भी आ जाती है जो हम मॉड्यूलर में रॉन्ग कर देते हैं। अगर वो पूछेगा कि MEL इज़ फॉर द यूज ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशनल पर्सनल, नेक्स्ट बोल देगा वो कि वो MEL इज़ फॉर द गाइडेंस ऑफ द फ्लाइट एंड द ग्राउंड ऑपरेशनल पर्सनल, हम कंफ्यूज हो जाते कि यार कि यूज था और आइदर दिस वाज द गाइडेंस एंड आइदर दिस वाज द फ्लाइंग और आइदर दिस वाज द ग्राउंड ऑपरेशनल। तो हमें आज के बाद ध्यान रखना है, दिस इज़ फॉर द यूज, दिस इज़ फॉर द गाइडेंस, दिस इज़ फॉर द फ्लाइट ऑपरेशनल, दिस इज़ फॉर द ग्राउंड ऑपरेशनल पर्सनल एल्सो, उनके लिए भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, द MEL शुड बी टेलर्ड टू द इंडिविजुअल ऑपरेटर्स रूट एंड द प्रोसीजर विद इन द कंस्ट्रेंट इम्पोज बाय द MEL। कभी मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट से सेम लाइन उठ के आ जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है। ध्यान आपको ये याद रखना है कि थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि एक सेम एयरक्राफ्ट था एंड द सेम एयरक्राफ्ट वाज परचेज बाय द इंडिगो एयरवेज एंड दैट सेम एयरक्राफ्ट वाज परचेज बाय द गो एयरवेज आल्सो। दो एयरलाइन है, दोनों ने सेम एयरक्राफ्ट को परचेज किया है। अब उन दोनों का जो MEL होगा वो सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, उन दोनों का जो MEL होगा वो अलग अलग हो सकता है।
MEL हम बनाते हैं, ऑपरेटर बनाता है, हम उसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम एक ही ऑनलाइन सेशन पे पूरी MEL को कवर नहीं कर सकते। उसके लिए हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग या नेक्स्ट वीडियोज़ हम बनाएंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज जो भी मैंने यहाँ पे सेशन कंडक्ट किया है दैट इज़ रिलेटेड ओनली टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द MEL। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि whenever you are framing the MEL, whenever you are preparing the MEL, तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि why we are using the aircraft, हम एयरक्राफ्ट को क्यों यूज कर रहे हैं और हम एयरक्राफ्ट को किस रूट पे यूज कर रहे हैं। जिस एयरक्राफ्ट के लिए हम MEL बना रहे हैं उसका पर्पज क्या है, मीन्स उस एयरक्राफ्ट को हम यूज करने का पर्पज क्या है, उस एयरक्राफ्ट का एज क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उस एयरक्राफ्ट का हिस्ट्री क्या है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि दो एयरक्राफ्ट है, सेम कंपनी से ख़रीदे हैं और अलग अलग एयरलाइन ने अगर ख़रीदे हैं तो उनका जो हमारा MEL है सेम होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब भी हम MEL बनाएंगे, जब भी हम MEL को प्रिपेयर करेंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस रूट पे हम एयरक्राफ्ट को लेके जा रहे हैं और उस एयरक्राफ्ट का पर्पज क्या है यूज करने का। कुछ रूटों पे डिफ़िकल्ट ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं एंड कुछ रूट्स पे हमें कम रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। सो रूट वाइज, एयरलाइन वाइज, एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री वाइज, एयरक्राफ्ट के यूज वाइज हमारा जो MEL है वो चेंज होगा, अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल मानो कोई बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं मानो, तो हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको जो उसका टीचर है कम डांटता है और जो नहीं पढ़ने वाला है उसको ज़्यादा डांटता है। दोनों ने गलती किया है, दो लोग हैं, एक बहुत सिंसियर है, एक थोड़ा सा बदमाश टाइप का है, दोनों ने गलती किया सेम, लेकिन जो नहीं पढ़ता है उसको टीचर ज़्यादा डांटेगा और जो पढ़ता है उसको कम डांटेगा, क्योंकि उसको इसका हिस्ट्री मालूम है, आज गलती कर दिया होगा, बड़े सिंसियर है, आगे जाके पढ़ाई करेगा ये, तो एक थिंकिंग है उसकी। तो यहाँ पे भी एयरक्राफ्ट के रूट, उसके यूज, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से हमारा जो MEL में जो हम आइटम्स डालेंगे वो कम और ज़्यादा हो सकते हैं, वो हमारा लिस्ट जो है उसमें वेरिएशन हो सकता है। नेक्स्ट, द MEL इज नॉट नॉर्मली द पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड एयरक्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन। जनरली अगर कभी एग्जाम पे आ जाए मॉड्यूल में और आपको बोले कि जो हमारा MEL है दैट इज़ द कंपलसरी डॉक्यूमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट, तो बहुत लोग सोचेंगे नहीं MEL के बारे में तो बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा AME में, तो MEL तो कंपलसरी होता होगा। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अपने साइकोलॉजी को चेंज करिए। जो हमारा MEL है दैट इज़ जनरली नॉट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। जनरली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो मेरे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी उसकी मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि पॉइंट 14 में हमने बोला है कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम MEL को क्यों मंगा रहे हैं। 13 में हमने बोला कि जनरली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, या नॉर्मली दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो अगर 13 से आएगा तो एक ही चीज़ आएगा कि MEL इज नॉट नॉर्मली पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, MEL इज द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो हमें याद रखना है कि MEL इज नॉट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। या कभी कभी मॉड्यूल में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर फ्लाइंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो पहला ऑप्शन देगा शी ऑफ ए, नेक्स्ट ऑप्शन देगा कि एज इन ए एंड द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन देगा एज इन बी एंड द MEL। तो मैक्सिमम लोग एज इन बी एंड द MEL पे टिक करके आएंगे। जनरली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट and the certificate of airworthiness is also the required document, and but according to this line MEL is not the required document of the aircraft। तो लोगों को लगता है यार सी ऑफ ए तो चाहिए, सी ऑफ आर भी चाहिए, MEL भी चाहिए, तो वो फिर वही सी पे टिक कर देते हैं, हाँ चाहिए चाहिए सब चाहिए। बट आपको ध्यान से चीज़ों को नोट डाउन करना है। सी ऑफ ए इज द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट, सी ऑफ आर इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट, बट नॉर्मली MEL is not the required document for the aircraft। and the last one, भाई अगर required नहीं है तो फिर हम MEL को क्यों मंगा रहे? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ इसलिए है, हम इसलिए उसको मंगा रहे हैं
because whenever we are preparing the MEL, we are taking the help from the MMEL. Means on the basis of the MMEL, on the basis of the MEL, operator is preparing the MMEL. Means जब भी हम एक, फिर से हो सकता है मेरे से बोलने में कुछ मिस्टेक हुआ हो, बट मैंने आपको बोला कि MMEL जो है हमारे एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, बट फिर भी हम MMEL का डिमांड कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि MMEL की हेल्प से हम MEL बना रहे हैं। मेरी लास्ट की लाइनों को आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। MMEL is not the required document for the aircraft, but the operator is asking for the MMEL because on the basis of the MMEL, operator will prepare the MEL. हमारा इतना ही यूज़ है, इसीलिए हम MMEL का डिमांड कर रहे हैं क्योंकि MMEL के बेस पे हम MEL को बनाएंगे। तो आज जो भी चीज़ मैंने कवर किया that was related only to the पैराग्राफ नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ द MEL, एंड जो रिमेनिंग जो पोर्शंस हैं उनको मैं नेक्स्ट अपने ऑनलाइन सेशंस पे उनको कवर कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही दिन कवर करूंगा तो हमारा जो वीडियोज़ है जो हम ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं ये काफ़ी लेंदी हो जाते हैं। बट आज जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की वो आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेनी है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत रहे तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछेगा।